कल पटना में बिहार के सत्ता सिंह जदयू और नीतीश कुमार ने भीम संसद का बैठक बुलाया है। ऐसा उनका मानना है कि भीम संसद में जो कल रैली होने वाली है वो एक ऐतिहासिक होगी। सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि लगभग वहाँ 1.5 लाख वॉलेंटियर्स और 1.5 लाख कार्यकर्ता भीम संसद में जुटेंगे। लेकिन इस भीम संसद के पीछे की क्या है कहानी, क्या है असल वो वजह जिसके लिए जदयू और सीएम नीतीश कुमार खुद इतनी मेहनत कर रहे हैं? वो कौन सी डर है नीतीश कुमार को? वो कौन सा डर मन में बैठ गया है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री को जिसके वजह से उन्हें यह भीम संसद बुलानी पड़ रही है? और आखिर ये भीम संसद बुलाने का उनका एकमात्र निष्कर्ष तर्क आखिर क्या है? या इसी मुद्दे पर आज हम आपसे थोड़ी बात करना चाहेंगे। बता दें कि पिछले दिनों बिहार में हुए जाति जनगणना के जो निष्कर्ष निकले वो ये थे कि बिहार की लगभग 13 करोड़ जो जनसंख्या है उसमें 63% लोग जो है वो ओबीसी और ईबीसी वर्गों से आते हैं। और इन्हीं सब के कारण हमने देखा कि पिछले दिनों शीतकालीन सत्र भी हुआ जिसमें नीतीश कुमार के उस बयान पे काफ़ी चर्चा हुआ। ये बयान छोड़कर कि आखिर इस 63% जो वर्ग है, वो जो लोग हैं, उनको कितना आरक्षण दिया जा रहा है या इसी मुद्दे पर जो चर्चा हो रही थी उस पर ना बहस होकर सदन से बाहर, उस पर ना बहस होकर सदन इसके लिए जाना गया कि नीतीश कुमार ने सेक्स एजुकेशन पे जो भद्दे कमेंट्स किए थे उसके वजह से पूरा ये विधानसभा का सीट। लेकिन पिछले दिनों जो सदन में बहस हुई उसके बाद जो राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा गया, जो बिल भेजा गया, आखिरकार राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद अब ये 75% जो रिजर्वेशन का दायरा है वो बिहार में तत्कालीन तौर पे लागू हो चुका है। तो ये तो आरक्षण की एक बात हुई, फिर दूसरा जातिगत जनगणना की। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से जदयू में छटपटाहट है वो कहीं ना कहीं एक ही चीज को लेकर है और वो है उनकी सहयोगी पार्टी, महागठबंधन की सहयोगी पार्टी राजद, जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है। याद होगा 2014 का चुनाव, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ा था और खुद 2014 का चुनाव अकेले लड़े थे। और उसकी परिणाम क्या आए थे नीतीश कुमार को, ये सभी को मालूम है। नीतीश कुमार की पार्टी बुरी तरीके से 2014 के चुनाव में हार गई थी। इसलिए नीतीश समझ चुके थे कि अकेले उनसे पार्टी और सरकार चलाना संभव नहीं है। और इसी वजह से जब 2015 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए तो उसमें नीतीश कुमार ने राजद के साथ जाना बेहतर समझा। राजद के साथ उन्होंने गठबंधन किया, उस गठबंधन का नाम महागठबंधन रखा गया। महागठबंधन कैसे भी करके 2017 तक चला। फिर नीतीश कुमार ने पलटी मारी, यू टर्न लिए, वो फिर से एनडीए में आते हैं। लेकिन एनडीए में आते ही वो फिर से लालू परिवार पे हमलावर हो जाते हैं। एक बार फिर से उनकी छवि एंटी ओबीसी, एंटी ईबीसी बनाई जाती है राजद परिवार के द्वारा। और इसी कारण 2019 में फिर से हम देखेंगे कि एनडीए के साथ रहते हुए किस तरीके से उन्होंने लोकसभा चुनाव में एक बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच गए थे। बिहार के 40 में से 16 सीट जदयू को मिली थी। जदयू को 16 सीट मिलने के बाद 2020 में एक बार फिर से बिहार विधानसभा के चुनाव होते हैं और लेकिन अब वो परिस्थिति बदल जाती है। बिहार विधानसभा के इस 2020 वाले चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को बहुत ही बुरा दौर देखने को मिलता है।
उनकी पार्टी महज 40 से 45 सीटों पर सिमट जाती है। नीतीश कुमार समझ चुके होते हैं कि बिना बैसाखी की उनकी सरकार नहीं चलने वाली, और इसी के वजह से डबल यू टर्न मारते हैं 2022 में नीतीश कुमार। अगस्त के महीने में एनडीए से नाता एक बार फिर तोड़ते हैं और महागठबंधन के साथ मिलकर एक बार फिर से सरकार बनाते हैं, खुद मुख्यमंत्री बनते हैं और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से नवाजा जाता है। दोनों मिलकर अभी सरकार चला रहे हैं। पिछले दिनों हुए जो जातिगत जनगणना के बदले स्थिति बनी है वो ये है कि राजद पार्टी वो कहीं भी ये महसूस नहीं होने दे रही है कि जो जातिगत जनगणना हुए हैं उसकी वजह से ही हुए हैं, जबकि ये सच नहीं है। जब एनडीए में नीतीश कुमार थे तभी ये प्रस्ताव पास किया गया था, 500 करोड़ रुपए का धन आवंटित किया गया था इस पूरे जातिगत जनगणना कराने के लिए, लेकिन इसकी होड़ केवल और केवल राजद ने ले ली है। इसकी पकड़ राजद के हाथ में है और यही डर है नीतीश कुमार को कि कहीं इस पूरे जातिगत जनगणना का जो फायदा है वो एक परिवार एक पार्टी को ना मिल जाए, और इसीलिए वो भीम संसद और अन्य तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ा और महागठबंधन के साथ जब जुड़े थे तो उनका और लालू प्रसाद का गठबंधन ठीक वैसा ही था जैसा 2019 के लोकसभा में हम उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिला था। जिस तरीके से मायावती और अखिलेश यादव एक साथ आए थे, उन दोनों का अपना अपना सपना था, और ये सपना था मायावती प्रधानमंत्री और अखिलेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक वैसा ही कुछ नीतीश कुमार भी सोचकर महागठबंधन के साथ जुड़े थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार हैं, लेकिन नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के कहीं से भी किसी प्रकार के भी एक शून्य के भी प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं है। बात स्पष्ट नहीं है कि क्या उन्हें प्रधानमंत्री पद से नवाजा जाएगा या नहीं। जो लालू यादव आज तक सरकार की या सरकार के साथ इतना बात करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, उन्होंने कभी अपने मुंह से नीतीश कुमार के लिए ये नहीं कहते सुना नहीं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, और यही वजह है कि पिछड़ते जदयू, पिछड़ते मुख्यमंत्री भीम संसद, भीम रैली करवाने के लिए अग्रतर है। यही वो डर है कि कहीं इन सब का लाभ राजद ना उठा ले, कहीं इन सब का लाभ लालू प्रसाद, तेजस्वी और उनकी पार्टी ना उठा ले और हमें अंत में कुछ ना मिले। इस पूरे वाक्य से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बीजेपी पहले से ही वो संदेश दे चुकी है जनता के बीच कि ये जो भी जातिगत जनगणना हुए हैं वो केवल और केवल नीतीश कुमार और लालू यादव की वजह से नहीं हुआ है, वो भाजपा के सहयोग से ही हुआ है। भाजपा ने सहयोग किया है इस पूरे जातिगत जनगणना के दौरान। उसके बाद आंकड़े जो आए उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने सदन में, और जो आरक्षण के दायरे बढ़ाए गए उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे तरीके से सहयोग किया है नीतीश कुमार का। देखना ये होगा कि इस भीम संसद के बाद नीतीश कुमार की पार्टी को कितना फायदा होता है। लालू यादव क्या अभी भी आगे हैं? नीतीश कुमार को क्या अभी भी डर है कि कहीं उनकी राजनीति समाप्त ना हो जाए? ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार 24 न्यूज़, और मेरा नाम है सुमेश्वर कुमार सोनू। धन्यवाद।